नमस्कार साथियों, इस बार कक्षा 12 का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो जो पिछली बार या फिर पहले की हम देखें जो एनसीईआरटी में सिलेबस था अपने पास, वो आरबीएसई में डाल दिया गया है। और आरबीएसई में इस बार नया सिलेबस है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है थोड़ी। मैं रूबल सैन, हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई एजुकेशन अड्डा पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। मैं आज से आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, और कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझे बताइए। मेरे साथ मेरी क्लासें बैक टू बैक आती रहेंगी और आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के बारे में कुछ। तो देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमें एक टारगेट रखना जरूरी होता है, या फिर कोई भी कार्य करने से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि ये कार्य किया कैसे जाएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो अपना सिलेबस है उसमें टोटल प्रश्नावली 13 है। टोटल 13 प्रश्नावली है। उन प्रश्नावलियों को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। इसके 6 भाग किए गए हैं। 6 भाग में देखेंगे। पहला भाग है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपकी प्रश्नावली 1 और 2। दूसरा भाग है अलजेब्रा, इसमें आपकी प्रश्नावली 3 एवं 4। तीसरा और सबसे बड़ा भाग, आपके पूरे सिलेबस का तीसरा और सबसे बड़ा भाग है कैलकुलस। कैलकुलस में अपनी अवकलन और समाकलन संबंधी जितनी भी प्रश्नावली है उन प्रश्नावलियों को ऐड किया गया है। चौथा भाग है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें आपकी 2 प्रश्नावलियां जोड़ी गई है, सदिश और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद में 5वां और 6वां भाग है। 5वां भाग है लाइनर प्रोग्रामिंग, जो कि आप अभी तक कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ग्राफ वाली प्रश्नावली वो लाइनर प्रोग्रामिंग है, और प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते आ रहे हैं, प्रायिकता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले एक एक सिलेबस करेंगे। अब देखिए, अगर इन 5 भागों की बात की जाए तो ये आपकी किसी न किसी क्लास से संबंधित है। पर अगर जहां पर अलजेब्रा की बात हो, अलजेब्रा में देखें तो 2 प्रश्नावली आती है, आव्यूह और सारणिक। ये दोनों हम लोगों ने पहली बार सुना होगा, आव्यूह एवं सारणिक, या फिर किसी बच्चे ने अपने बड़े भाई बहन से सुना हो आव्यूह एवं सारणिक, वो अलग बात है। पर आव्यूह एवं सारणिक नए भाग है, तो इनमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित कोई पिछला या फिर पिछली क्लास में आपने पढ़ा नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अलजेब्रा। अलजेब्रा में अपने पास 2 प्रश्नावली आती हैं, सारणिक और आव्यूह। सॉरी, गलत, उल्टा क्रम लिख दिया। पर यह है प्रश्नावली 3 और यह है प्रश्नावली 4। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3। ठीक है, प्लीज मेरी क्लास से बैक टू बैक आती रहेंगी, चैनल के साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आव्यूह को इस निशान से दर्शाते हैं और इसमें संख्या लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, ये अपने पास एक संख्या है 15। अगर इस संख्या के ये वाला चिन्ह लगा देते हैं तो एक आव्यूह हो जाएगा। जरूरी नहीं कि केवल एक संख्या हो, 9 संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो। आव्यूह में अपने पास जितनी भी संख्याएं आ सके या फिर जितनी संख्याओं का आव्यूह बने वो बन सकता है। इस प्रकार से अपन लोग आव्यूह बना सकते हैं। अब आप लोग एक बात देख रहे हैं कि हर आव्यूह में अपने पास कुछ खड़ी रेखा है या फिर कुछ आड़ी, जैसे कि कुछ खड़ी पंक्तियां है, कुछ आड़ी पंक्तियां है। तो ये जो खड़ी है, अपने पास जो खड़ी पंक्तियां है, इनको तो बोलेंगे स्तंभ, आव्यूह के स्तंभ। अगर आप, और इनको जो आड़ी पंक्तियां है इनको बोलेंगे पंक्ति। जो खड़ी है इनको बोलेंगे स्तंभ, और जो आड़ी है इनको बोलेंगे पंक्ति। तो आगे देखिए, अपन लोग इंग्लिश में अगर इनका ट्रांसलेट करें तो स्तंभ को दर्शाते हैं कॉलम और पंक्ति को दर्शाते हैं रो से। तो रो का फर्स्ट आर और कॉलम का फर्स्ट सी। तो अपन लोग पंक्तियों स्तंभों को दर्शाएंगे सी से। अब हर स्तंभ को तो अपन लोग सी से दर्शा नहीं सकते, तो अपन लोग देखते हैं पहले स्तंभ को C1 से, दूसरे को C2 से, तीसरे को C3 से। पहली पंक्ति को R1 से, दूसरी पंक्ति को R2 से और तीसरी पंक्ति को R3 से। इसी क्रम में अगर आप दूसरे को देखना चाहें तो इस वाले आव्यूह में अपने पास 3 पंक्ति और एक स्तंभ है। तीसरे आव्यूह में देखेंगे 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो आपको समझ में आया कि जो आड़ी है उनको तो पंक्ति बोलेंगे और जो खड़े हैं उनको स्तंभ बोलेंगे। प्रश्नावली 3 स्टार्ट होने जा रही है, आव्यूह। अब पहली सबसे बड़ी बात, परिभाषा।
आव्यूह कहते किसे है? संख्याओं एवं फलनों के सुव्यवस्थित क्रम को, संख्या या फलनों के सुव्यवस्थित क्रम को। फलन और संख्या आप जानते ही हैं, 2, 4, 6 संख्या जानते हैं। फलन f(x), फलन आप पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, x, log x, e की पावर x, और कई होते हैं जो फलन आप पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों संख्याओं एवं फलनों के व्यवस्था को या फिर संख्याओं एवं फलनों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह को दर्शाते कैसे हैं? जैसे तो संख्या है, अगर मैं ऐसे दर्शा दूं 2, 4, 6, तो आप बोलेंगे ये 2 है, ये 4 और ये 6, ये साइन थीटा, कोस थीटा, x, e की पावर x। आप बिल्कुल बोलेंगे कि ये तो यही है, हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो आव्यूह कहां से हुआ? तो आव्यूह को दर्शाते हैं जहां कहीं भी आपको ये निशान मिल जाए, जहां कहीं भी आपको ये वाला निशान मिल जाए, समझिए ये एक प्रकार का आव्यूह है। आव्यूह में संख्या व्यवस्थित होती है, मैं आपको बता चुका हूं। तो संख्या आव्यूह में किस प्रकार व्यवस्थित होती है? जैसे आपको बता चुका हूं कि ये निशान आपको कहीं भी संख्या या फलनों के साथ मिल जाए, बाहर नहीं होनी चाहिए संख्याएं। जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 कितना भी लिख दो, अपने को कोई फर्क नहीं है, इसके अंदर व्यवस्थित होनी चाहिए संख्या एवं फलन। जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 2, या फिर कोई भी संख्या आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार का आव्यूह कहलाएगा। अब इस आव्यूह में आप लोग देख सकते हैं, 3 तो अपने पास आड़ी रेखाएं हैं, 3 आड़ी रेखाएं बन रही है, और 3 अपने पास खड़ी रेखाएं बन रही है। तो इन आड़ी रेखाओं को अपन लोग क्या कहेंगे और खड़ी रेखाओं को क्या कहेंगे? इन आड़ी रेखाओं को बोलेंगे पंक्ति, इन आड़ी रेखाओं को बोलेंगे पंक्ति, और इन खड़ी रेखाओं को, ये जो अपने पास खड़ी रेखाएं हैं, इनको बोलेंगे स्तंभ, इनको बोलेंगे स्तंभ। अब भैया ऐसे तो अपन लोगों को हिंदी में लिखे, ऐसे हिंदी में तो लिख नहीं सकते, इनको दर्शाते कैसे? अब इनका इंग्लिश ट्रांसलेट करो। पंक्ति को कहते हैं अपन लोग रो, और स्तंभ को कहते हैं कॉलम। पंक्ति को बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। तो रो का पहला अक्षर R और स्तंभ का पहला अक्षर, मतलब कॉलम का पहला अक्षर C। तो पंक्तियों को दर्शाते हैं R से और स्तंभ को दर्शाते हैं अपन लोग C से। अब भैया यहाँ पर तो 3 स्तंभ अपने पास और 3 पंक्तियां हैं, तो हर स्तंभ को R से तो दर्शा नहीं सकते, क्योंकि फिर अलग अलग इनमें डिफरेंस क्या रहा? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी है। तो पहली पंक्ति को दर्शाएंगे R1 से, दूसरी को R2 से, दूसरी पंक्ति को R2 से, और तीसरी को R3 से। इसी प्रकार पहले स्तंभ को अपन लोग दर्शाएंगे C1, C2, C3 से। पंक्ति को दर्शाएंगे R से और स्तंभ को दर्शाएंगे C से। तो ये अपने पास एक प्रकार का आव्यूह। अब जरूरी नहीं कि आपके पास आव्यूह में केवल 3 ही अवयव हो, ये बात तो जरूरी नहीं है। आव्यूह किसी भी प्रकार से हो सकता है, ऐसा भी आव्यूह हो सकता है। अपने पास जैसे कोई संख्या है 15, अपने पास कोई संख्या है 15, ये केवल आप लोग जानते हैं नॉर्मल संख्या है 15। अगर इसके आव्यूह वाला चिन्ह लगा देंगे, मैंने आपको बताया कि ये चिन्ह जिसकी संख्या या फिर संख्या हो या फलनों में लग जाएगा, तो वो अपने पास एक प्रकार का आव्यूह कहलाएगा। अगर 15 के ये वाला चिन्ह लगाते हैं तो ये अपने पास एक आव्यूह कहलाएगा। अब इसमें एक ही तो पंक्ति और एक स्तंभ, तो ये एक पंक्ति एक स्तंभ वाला आव्यूह कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास इस प्रकार का आव्यूह भी हो सकता है। अब आप लोग खुद एग्जाम या फिर आप लोग खुद देख सकते हैं, इसमें 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो ये R1, R2, R3 और C1, तो ये एक प्रकार का आव्यूह है। आव्यूह अपने पास और भी हो सकते हैं ऐसे, जिसमें एक पंक्ति 3 स्तंभ हो, और भी प्रकार से आव्यूह हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, आव्यूह को अपन लोग कब तक ऐसे दर्शाते रहेंगे? किसी लाइन में लिखना हो अपने पास, तो डायरेक्ट मान लीजिए इसमें 3 पंक्ति है, तो 3 लाइनें अगर आप थोड़े करेंगे, तो किसी भी आव्यूह को अपन कैपिटल ABCD, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल ABCD से दर्शाते हैं। ठीक है, अब अपने पास एक बात और है कि भैया इस वाले को भी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या अपने पास दर्शाने की? जैसे मान लीजिए ये आव्यूह अपने पास, तो इस आव्यूह को ऐसे दर्शाएंगे भैया AIJ। ये जो अंदर वाला आव्यूह है ना अपने पास, इसको दर्शाएंगे AIJ। ठीक है, अब ये I और ये J, ये अपने पास है क्या? ये सवाल भी उठता है और सवाल भी सही है कि भैया I और J है क्या? तो मान लीजिए अपने पास कोई भी आव्यूह है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ये कोई आव्यूह है, मान लीजिए AIJ, इसमें है 2, 3, 4,
ये अपने पास कोई आव्यूह है। अब इन आव्यूह को भी अपने पास एक विशेष होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब अपने को पूछ सकता है अगला कि भैया एक 3 बताओ। अपने को क्या पता कि ये वाला 3 पूछ रहा है या ये वाला पूछ रहा है, तो इसको भी एक डिफरेंट तरीके से दर्शाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे दर्शाते हैं। तो ये AIJ अपने को दे रखा है ना, आई तो है यहाँ पर पंक्तियों की संख्या, मतलब कि अपने को जो आव्यूह में से जो संख्या लेनी है ना, वो संख्या कौन सी पंक्ति में है। आई तो अपने को दर्शाता है पंक्ति, नंबर ऑफ रो, ठीक है। और जो जे अपने पास जे है वो दर्शाता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो आई तो दर्शाएगा नंबर ऑफ रो और जे दर्शाएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे 2 लेंगे तो 2 को कितने नंबर पर, अब ए तो अपने पास यहां पर रख सकते हैं ए, ठीक है। 2 कितने नंबर पर है, पहली पंक्ति, मैंने आपको बताया आई है पंक्तियों की संख्या, तो पहली पंक्ति और जे पहला स्तंभ, मतलब A11। ये तो 11 हो गया, पर 11 बोलेगा नहीं अपने पास बोलेगा A11, ठीक है। दूसरा वाला है तो ये अपने पास 5 है। 5 की जगह पर लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की जगह लिखेंगे पहली पंक्ति है आई का मान है अपने पास 1 और जे का मान 2, तो A12, इसी प्रकार A13, ठीक है। 2 का मान आएगा A13, इसका 3 नंबर का। ये जो अपने पास संख्या 3 दे रखी है, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो मैंने बताया आपको आई है 2 नंबर, मतलब पंक्तियों की संख्या, तो 1, 2 और 3। स्तंभ कौन सा है, पहला। तो इसी प्रकार इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अब ये जो अपने पास संख्या दे रखी है ना, इनको भी कुछ बोलते तो होंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भैया 3, इनको भी कुछ नाम तो होगा, संख्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया 821, तो 21 मान लीजिए अपने पास 3 है, पर इनको कुछ बोलते भी तो होंगे। जैसे भैया इसको आव्यूह बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं अपने पास आव्यूह के अवयव। जो एक आव्यूह अपने पास कोई भी, जैसे ये वाला आव्यूह है ए, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। अपने पास कोई आव्यूह है ए, ठीक है। आव्यूह को, ये आव्यूह है, अब इसके अंदर जो संख्या है इनको बोलते क्या है, इनको बोलेंगे आव्यूह के अवयव। किसी आव्यूह के अंदर उपस्थित सभी संख्याओं या फिर संख्याओं को आव्यूह के अवयव कहते हैं। संख्याओं की जगह अपने पास फलन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब आप सवाल हल करेंगे तो अपने पास फलन भी आएंगे। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, इस वाले को शॉर्ट तरीके से इस तरह दर्शाते हैं। और ये जो आव्यूह के अवयव, अपन लोगों ने परिभाषा जान ली कि आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, तो इन आव्यूह के अवयवों को भी कैसे दर्शाते हैं, आव्यूह के अवयवों को भी कैसे दर्शाते हैं और इसे शॉर्ट रूप में, मतलब छोटे तरीके से कैसे लिखते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी क्रम में अपने पास अगला टॉपिक है आव्यूह का क्रम। अब इसी क्रम में अपना टॉपिक है आव्यूह का क्रम या फिर आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि अपन लोग कैसे दर्शाएंगे, जैसे मैंने मान लीजिए आपको बताया कि आव्यूह को बड़ी ABCD से दर्शाते हैं, तो वो मैंने दर्शा रखा है। और आव्यूह को मैंने आपको बताया कि संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में दर्शा सकते हैं, तो आव्यूह में संख्या व्यवस्थित क्रम, मतलब ये एक अपने पास आव्यूह है। अब अपने को पता क्या कि कौन सा आव्यूह किस प्रकार का है, तो इसी को अपने को बताने के लिए आव्यूह का क्रम एक महत्वपूर्ण इकाई है। आव्यूह का क्रम जानते हैं होती क्या चीज है। आव्यूह का क्रम पंक्तियों और जो स्तंभों की संख्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि इस आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो आव्यूह के क्रम को अपन लोग दर्शाते हैं m गुणा n। अब किसी भी आव्यूह का जो क्रम होता है उसको अपन लोग दर्शाते हैं m गुणा n से, जिसमें m पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो, और n है स्तंभों की संख्या, कॉलम स्तंभों की संख्या। इसमें देखिए अपने पास कितनी पंक्तियां हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, 3, तो इसका क्रम क्या होगा, 3 गुणा 3। इसी प्रकार अपन लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें पंक्ति कितनी है, 3 और स्तंभ 1, तो इसका क्रम क्या होगा, 3 गुणा 1। तीसरे में देखते हैं पंक्ति 1 स्तंभ 3 है अपने पास, तो इसका क्रम क्या होगा, 1 गुणा 3। इसी प्रकार इसका क्रम आप लोग खुद सोचिए, 2 गुणा 3, और इस वाले का हो जाएगा 3 गुणा 2,
ठीक है, तो ये अपने पास छोटा सा टॉपिक है आजू का क्रम। जिस बच्चे को आजू का क्रम समझ में आ गया वो मान लीजिए आप उसको लगभग आने लग गए। तो हम लोग ने देखा अभी तक आयु की कोटि। अब भैया अपने पास एक प्रश्न और आता है कि ये जो आयु है इनको अलग अलग प्रकार से कैसे लिखे हैं आपने, मतलब लिखा कैसे अलग अलग प्रकार से। अब इन लोगों को अगर इन आयु को आपने अलग अलग प्रकार से लिख दिया है तो इनको अलग अलग नाम से भी बुलाना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, आयु को अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो इसीलिए आयु के अलग अलग रूप दे रखे हैं। इन रूपों का अपन लोग वर्णन निम्न प्रकार से करेंगे। आगे देखिए मैं बताता हूँ आपको आयु के प्रकार। मैंने आपको बताया आयु की कोटि, तो अगर किसी बच्चे को आयु की कोटि अच्छे प्रकार से आ रही है तो वह आयु के प्रकार में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, उसको पता पड़ जाएगा कि भैया आयु के प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपने पास आयु के प्रकार। इसमें पहला टॉपिक अपने पास स्तंभ आयु। अब भैया स्तंभ आयु किसे कहते हैं, गौर से देखिएगा। अपने पास कोई भी आयु है, जैसे ये एक आयु अपने पास, इसमें अपने पास संख्या दे रखी है 2 3 4। आप लोग सोच रखे हैं कि भैया इसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणा 1। आपने सोच लिया होगा, मैंने आपको कोटि पहले पढ़ा दी है, तो 3 गुणा 1 इसकी कोटि होगी। अब आप स्तंभ आयु की बात आती है, परिभाषा देखते हैं। स्तंभ आयु वह आयु जिसमें केवल एक स्तंभ पाया जाता है। अपने को स्तंभ आयु में केवल एक चीज पे ध्यान देखना है कि भैया स्तंभ आयु में स्तंभ कितना है। अगर इसमें केवल एक स्तंभ है, स्तंभों की संख्या अगर 1 है तो यह स्तंभ आयु कहलाएगा। पंक्तियां चाहे कितनी भी हो, अपने को पंक्तियों से कोई मतलब नहीं है। 2 3 पंक्तियों से कोई अपने को लेना देना नहीं है, केवल स्तंभ की संख्या देखनी है। स्तंभ 1 हो तो अपने पास वह स्तंभ आयु कहलाएगा। अगला है अपने पास पंक्ति आयु। स्तंभ आयु की बिल्कुल जैसे स्तंभ आयु है वैसे पंक्ति आयु है वह आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। स्तंभों की संख्या चाहे कितनी भी हो, केवल पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति आयु कहलाता है। वह आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति आयु कहलाता है। अपने को स्तंभ से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वर्ग आयु। वर्ग आयु में अपन लोग एक बात करते हैं, वह आयु, वर्ग आयु मतलब वह आयु जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं समान हो। यानी कि मैंने आपको बताया कि किसी भी आयु की कोटि को n गुणा n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ मतलब m बराबर n हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वह पंक्ति आयु वर्ग आयु कहलाता है। जैसे अपने पास पहले भी आपको एक एग्जांपल बताया था ये वाला कि ये कोई संख्या है 15, इसके ये वाला चिन्ह लगाते आयु बन जाएगा। इसका अगर अपन लोग क्रम देखें, एक पंक्ति और एक स्तंभ है तो अपने पास क्या कहलाएगा, वर्ग आयु। और कोई आयु देख लेते हैं तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, वर्ग आयु। तो वह आयु जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक दूसरे के बराबर है वर्ग आयु कहलाता है। ठीक है, तीसरा है अपने पास, अगला है अपने पास विकर्ण आयु। विकर्ण आयु में देखिए विकर्ण होता क्या है, आप लोगों ने एक चीज नोट किया, विकर्ण आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं। वर्ग या फिर आयत आप लोगों ने क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने एक बात नोट की होगी, ये अपने पास मान लीजिए कोई भी वर्ग है और ये कोई आयत है। इसमें एक बात नोट की होगी, आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखा को तो लोग विकर्ण कहते हैं। ठीक है, आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखाओं को लोग विकर्ण कहते हैं। बिल्कुल इसी में भी यही बात है, आयु में भी ऐसी बात है। तो विकर्ण आयु कहते हैं किसे, वह आयु जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आयु है, ये कोई आयु है, इसमें विकर्ण कौन से हैं, एक तो ये और एक ये। अपने पास 2 विकर्ण आ रहे हैं, पर एक बात है आयु में अपने पास केवल ये वाला विकर्ण लेकर ही काम किया जाता है। जो ये वाला विकर्ण है इसको लेकर काम नहीं किया जाता। तो ये वाला जो विकर्ण है इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण, इसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण। तो वह आयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त या फिर विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, वह आयु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो विकर्ण आयु कहलाता है। कोई दिक्कत, मतलब वह आयु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो विकर्ण आयु कहलाता है। अब अपन लोग एक बात देखें, भैया इसमें तो ठीक है विकर्ण आयु हो गया। अब मैंने आपको कोई आयु दे दिया,
ये वाला आव्यूह दे दिया। अब इसमें क्या बता सकते हैं आप, कोई विकर्ण आव्यूह है इसमें आप बता सकते हैं विकर्ण कौन सा है, क्योंकि भैया ये वाला तो इससे भी हो रहा है और ये इससे भी होगा, ठीक है, तो ये वाला विकर्ण आव्यूह नहीं है अपने पास। तो विकर्ण आव्यूह के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपको इस प्रकार से बताया, मैं चाहता तो पहले भी बता सकता था पर फिर आपके समझ में नहीं आता ये क्यों बता दिया, तो मैंने कारण बताया कि तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा अपन लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण या फिर विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको इतना सब कुछ बताया है कि आपने नोट किया, मेरी बात माने तो आप लोग ये चीज नोट करते रहिए जिससे आपको आगे भी पढ़ने में सुविधा हो। तो साथ में कॉपी पेन जरूर रखिएगा और ये बातें नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब अपने पास चलिए एक विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें केवल एक ही विकर्ण बन रहा है अपने पास, ठीक है, तो 3 गुणा 3 कोटि का अपने पास, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉपी पेन साथ रखिएगा, वो नोट करते जाइएगा। अब अपने पास अगला है अदिश आव्यूह, अपने पास अगला अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की बात है, मैंने आपको विकर्ण आव्यूह में देखी एक बात नोट की आपने, अलग अलग समझाया, ठीक है। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक दूसरे के समान हो, अर्थात समान हो। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए, 3 3 3 1 1 1 7 7 7 ऐसे होगा तभी वह अपने पास अदिश आव्यूह कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें विकर्ण के सभी अवयव एक दूसरे के बराबर है तो अपने पास ये अदिश आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। यहां तक ऊपर का आप सबको क्लियर है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। विकर्ण आव्यूह और एग्जाम्पल देखें अगर, ये 3 गुणा 3 क्रम का विकर्ण आव्यूह है। इस तरीके से हम अपने हिसाब से भी और एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगला पॉइंट है अपने पास तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को अपन लोग इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इकाई क्यों बोला तो वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। तत्समक आव्यूह की परिभाषा इस प्रकार है, वह विकर्ण आव्यूह, ये बात ध्यान रखिएगा कि अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह पे डिपेंड है, ठीक है। तो वह विकर्ण आव्यूह, अपने पास वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, एक अर्थात वो वाले एक नहीं, जैसे 3 3 3 तो ये एक होता है, नहीं ये वाले 3 नहीं, अपने पास मैथ वाला एक अपने पास एक हो, विकर्ण के सभी अवयव एक हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, तत्समक या इकाई आव्यूह कहलाता है। ये अपने पास 3 गुणा 3 क्रम का इकाई आव्यूह है, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह है, और ये अपने पास है 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आव्यूह है। इसके बाद में अपने पास आव्यूह का लास्ट प्रकार है शून्य आव्यूह। इसके बाद में आव्यूह का लास्ट प्रकार है शून्य आव्यूह। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा शून्य आव्यूह, भैया जो पूरा शून्य हो, अर्थात जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो,
वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव में अपने पास क्रम पे कोई बाध्यता नहीं है, इसमें कितना भी क्रम हो सकता है पर शून्य सारे अवयव शून्य होने चाहिए। ये 2 गुणा 3 क्रम का शून्य अवयव है, ये 1 गुणा 1 क्रम का शून्य अवयव है, ये 2 गुणा 2 क्रम का शून्य अवयव है। तो वह अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो शून्य अवयव कहलाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको नया नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।